तो ये आपने जहन में रखना है कि मैं कैसे किस पोजीशन में गैस चार्ज कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे पता चलेगा। नंबर वन, जब आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होगी आपके एम्पेयर बढ़ना, वो एम्पेयर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, आपका गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा आपका। आप कहेंगे ओ ये तो गैस पूरी चार्ज होगी, ये तो ओवर हो गई है। ओवर नहीं चार्ज हुई, कंप्रेसर स्लो हो गया, कंप्रेसर स्लो हो गया है, कंप्रेशन का अमल स्लो हो गया, जिसकी वजह से वो कूलिंग कम करेगा। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको समझने में बड़ा टाइम चाहिए होता है। मैंने क्लियर कर दिया, आप जहन में रिपीट करें। जब आपने इसको ऑन करना है, आपने फुल फ्रीक्वेंसी में इसको चलाना है। गैस चार्ज करनी है, गैस स्टोर करनी है, तो आप फुल फ्रीक्वेंसी में से करेंगे। फुल फ्रीक्वेंसी में नहीं करेंगे, ऊपर जाएंगे, आपका कंप्रेसर स्लो हो चुका होगा। जब स्लो हो चुका होगा फिर प्रॉपर वर्क नहीं करता, फिर प्रॉपर गैस आपकी चार्ज नहीं होने लगी। आप कहेंगे पूरी हो गई है, लेकिन पता ये चलेगा वो कूलिंग ही सही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने गैस ही गलत मोड में चार्ज की है। गलत मोड में कैसे चार्ज की? उस टाइम तक अंदर आपने टेम्परेचर हाई रख के गए थे, ऊपर की छत तक जाते जाते वहाँ पे गेज लगाते लगाते उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई। जब फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई तो अम्पेयर डाउन हो गए। अम्पेयर डाउन हो गए तो क्या होगा? गैस का प्रेशर आपका ज़्यादा शो होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन का अमल स्लो हो गया। इन चीज़ों को अपने दिमाग को अपने इस्तेमाल करना होता है। सारा दिमाग हम अपना आपको दे रहे होते हैं, फिर भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता। जी कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, कोई क्वेश्चन आपके पास है तो मैं फिर आपको, चलो इन्वर्टर मैंने बता दिया, डीसी कंप्रेसर बता दिया। खासतौर पर वो स्टूडेंट जिनका टेस्ट सर पर आ गए हैं तो अपनी तैयारी करें। दूसरा यहाँ पे क्या सवाल है, जर्नल क्वेश्चन है, वो भी नहीं होते, वरना होना ये चाहिए, ये डबल प्लस आना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है? पास ही नहीं हो रहे। क्या है? विंडो की वायरिंग नहीं आ रही, स्प्लिट की वायरिंग नहीं आ रही, इन्वर्टर की वायरिंग नहीं आ रही। कितनी बार वायरिंग आपके कोर्स में आती है, बार बार समझाई जाती है, यहाँ प्रैक्टिकल वहाँ प्रैक्टिकल, फिर भी नहीं आ रहा। इसका ज़ाहिर ये होता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे। फिर सवाल किया जाता है, बाद सवाल के अंदर कुछ मेरे जहन में है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक पेपर नहीं है, 5-6 पेपर है, कोई पता नहीं क्या क्या है, कि बाद के अंदर सवाल आया होता है कि आपकी सेक्शन लाइन पर आइस आ रही है। अब सेक्शन लाइन पर आइस क्यों आ गई है, क्या वजह है? कि लोड टेम्परेचर हो गया आपका यूनिट, लोड टेम्परेचर होने की वजह से आइस आ गई है। आपका फिल्टर गंदे हैं, जो मेन चीज़ है कि ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। फिल्टर गंदे हो गए, फिल्टर चोक है, जिसकी वजह से आसान अल्फाज में हवा की सर्कुलेशन कम हो गई है। हवा की सर्कुलेशन वेपरेटर में से नहीं हो रही, जिसकी वजह से आइस आ गई। हवा सर्कुलेट होगी, उसके साथ टकराएगी, हवा के अंदर जो गर्मी है वो रेफ्रिजरेंट के साथ टकराएगी, तो रेफ्रिजरेंट बुखारात की हालत में तब्दील हो जाएगी। हवा उससे टकरा रही नहीं, रेफ्रिजरेंट उसी तरह लिक्विड आ रहा है वापस, तो आपकी सेक्शन लाइन पर आइस आ गई। आपके फिल्टर गंदे हैं, आइस आएगी। आपका वेपरेटर चोक है, यानी वेपरेटर गंदा हो गया, सर्विस नहीं हुआ, आपके वेपरेटर पर आइस आ जाएगी। आपका बिलोर फैन सही नहीं चल रहा, लोड पर आ गया, गंदा है, तो लोड पर चल रहा है या बुश उसके गड़बड़ कर रहे हैं, प्रॉपर वो नहीं चल रहा, फिर भी वेपरेटर पर आइस आएगी। एक और फॉल्ट आता है, थर्मोस्टेट स्विच की, मौसम ठंडा है, अपने थर्मोस्टेट स्विच की रेंज कम रखी हुई है, कम रेंज पे चलाया हुआ है, कम रेंज पे चलाया हुआ है, अपने 16 पे रखा हुआ है, मौसम ठंडा है, तो ऐसी सूरत में आइस आ जाएगी। अगर किसी ने गैस ओवर चार्ज की है, बहुत ज़्यादा गैस चार्ज कर दिए, फिर भी सेक्शन लाइन पर आइस आ जाएगी। नंबर गैस ओवर कोई चार्ज नहीं करता, लेकिन अनाड़ीपन में करेंगे फिर रफला बनेगा। तो जो दिमाग वहाँ से रख के करेंगे फिर ऐसा इशू नहीं आएगा। एक ये इशू आता है, एक सवाल। दूसरा सवाल है, लिक्विड लाइन पर आइस आ जाती है, पतली वाली लाइन पर लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन पर जब आइस आ जाए तो इसके एक ही निशानी है, इसमें गैस कम। बाज़ दोनों लाइन पर आइस आ जाती है, इसका मतलब है गैस भी कम है इसके अंदर, और दूसरा आपके फिल्टर भी ब्लॉक है, वेपरेटर भी ब्लॉक है। तो ये टेक्निकली क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल और भी है किसी पेपर में, पता नहीं किस में है, इन्वर्टर एसी के अंदर 1.5 टन के इन्वर्टर या 2 टन के इन्वर्टर में कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा होता है, लड़के लिख रहे हैं इतने माइक्रोफैरड। मेरे ख्याल में अभी मैंने बताया, हज़ारों बार पहले बताया जा चुका होता है, कोई कैपेसिटर नहीं होता, फिर भी लिख रहे थे इतना कैपेसिटर लगा होता है। तो फिर वहाँ पे बंदा क्या करे? बस रोटरी कंप्रेसर है या आम कंप्रेसर है, डायरेक्ट चलाना। ये अभी आपने डायरेक्ट चलाया है, कल परसों नए लड़कों ने भी डायरेक्ट चलाया है कि कैसे आपने डायरेक्ट चलाना है। एक तार कॉमन पे लगानी है, एक तार रनिंग पे लगानी है, रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट करना है 1-2 सेकंड के लिए।
कंप्रेसर को आपने तब्दील करते वक्त किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। कंप्रेसर जब आप तब्दील करेंगे तो आपने उसके LRA को मद्देनजर रखना है। कंप्रेसर के अंदर मेन चीज़ है टनेज नहीं है। टन में आप लेंगे तो हर कंपनी के अपने एरिया है, तो आपका कंप्रेसर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अपने LRA को देखना है, जिस कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ है उसी कंपनी के कंप्रेसर को हम खरीद कर उसी LRA में हम लगाएंगे तो यूनिट आपका प्रॉपर काम करेगा। एक सवाल है बड़ा इजी सा, आप AC खरीदते फरोख्त करते वक्त, ऐसे मैंने दिया जनरल क्वेश्चन, फरोख्त करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। आया ये AC मेरे मतलूबा डिमांड के मुताबिक है कि नहीं है, इस कमरे में इतने टन का कैपेसिटी चाहिए, AC चाहिए, उस कैपेसिटी का AC है कि नहीं है, और ये किस कंपनी का है, अच्छी कंपनी का AC है। आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि हाँ जी इसके अंदर गैस पूरी है, कंप्रेसर के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है। चला के तसल्ली करके फिर आप AC को खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे आप इसे जी। बस ये सवाल ऐसे इस टाइप के सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, वो भी नहीं आ रहे होते कि हाँ जी क्या है, क्या लिखना है। मैंने दो से एक सवाल है, शुरू में आपको मैं समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है, 220 वोल्ट पर हमारे यहाँ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान 110 में है। तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल। फ्रीक्वेंसी कहते हैं बिजली का साइकिल, यानी बिजली एक कितने सेकंड में साइकिल मुकम्मल करती है। हमारे यहाँ जहाँ पे 220 सप्लाई है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, यानी एक बिजली हमारी जो है एक सेकंड में 50 बार नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील होती है। तो इसको एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जहाँ पर बिजली 110 है, 120 वोल्ट है, वहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 60 Hz है। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन हैं सारे के जो आपसे बाहर पूछे जाते हैं कि आया क्या पूछा जाता है, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है पेपर को, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए बाहर के लिए। तो आराम से पेपर को समझना होता है, पेपर क्या कहते हैं। एक सवाल किसी और पेपर में है, आपके विंडो AC या डीप फ्रीजर में कौन से कंडेंसर इस्तेमाल होते हैं। कितनी बार बताया जा चुका है, जिस कंडेंसर के साथ पंखा लगा हुआ हो उस कंडेंसर को हम फोर्स्ड, पंखा इस्तेमाल हो रहा है, कल भी मैंने बताया है, कल फोर्स्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पंखे की फोर्स्ड इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से इस कंडेंसर को हम कहेंगे फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। आपके जहन में होना चाहिए किस कंडेंसर के साथ पंखा लगा हुआ है, नाम वही आ जाएगा, फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। एक और पेपर किसी के अंदर है, फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का नाम क्या है पता नहीं, थर्मोस्टेट स्विच लिखा होता है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, जो रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब है आपकी। ये इस टाइप के जनरल क्वेश्चन है, या डायग्रामें दी गई हैं वो आपसे नहीं बन रही होती। शहजादे आपके आने का टाइम क्या है क्लास के, इस टाइम आप अटेंडेंस नहीं लगाते होते, तो ये चीज़ें ध्यान में, एब्सेंटी में जाते हैं आप लोग, फिर नीचे रिकॉर्ड जाता है, फिर आपका सारा टेस्ट खराब हो जाता है। अच्छी से फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ खान जी क्या टाइम है क्लास का? 10 बजे। आप हॉस्टल से यहाँ तक आप 10 बजे नहीं आ सकते, तो यहाँ से भी आए तो आप 10 बजे नहीं आ सकते, तो आज एक लोग चले शायद।